कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट किसे कहते हैं? एक रिटन अनकंडीशनल क्या होता है? प्रॉमिस होता है। इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? दो पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी? मेकर एंड पे। मेकर वो व्यक्ति है जो कि प्रॉमिसरी नोट बनाता है और पे वो व्यक्ति है जिसे पेमेंट मिलता है। ठीक है। उसी तरह का एक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती हैं और एक रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो कि बनाया जाता है किसके द्वारा? डेटर के द्वारा कि क्रेडिटर के द्वारा? क्रेडिटर के द्वारा। प्रॉमिसरी नोट ध्यान रखिएगा वो बनाया जाता है डेटर के द्वारा क्योंकि वो एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, डेटर प्रॉमिस करेगा कि मैं पैसे दूंगा। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज चूंकि एक ऑर्डर है तो ऑर्डर कौन देगा? डेटर की क्रेडिटर? ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिटर ऑर्डर देगा डेटर को कि आप मुझे पैसे दो। ठीक है। तो तीन पार्टीज हैं और यहां पे तीन पार्टीज का नाम क्या होता है? सबसे पहला ड्रॉ। ड्रॉ जो बिल बनाता है, ड्रॉई जो बिल को एक्सेप्ट करता है। क्योंकि वो ड्रॉ जब आपको ऑर्डर कर रहा है तो उस ऑर्डर को आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं, और साइन करते हैं आप। ठीक है, उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। और तीसरा होता है पेई। पेई मतलब जिसको अंत में पैसे मिलेंगे। पैसे ड्रॉ को भी मिल सकते हैं, किसी और को भी मिल सकते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चल, अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दोनों का फॉर्मेट जो है स्पेसिमेन जरूर दिखाऊंगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं स्पेसिमेन। ये देखिए, सबसे पहले आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 मंथ्स आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का बेटा यहाँ पे कुछ मतलब होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, अभी बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं। 3 मंथ्स आफ्टर डेट मतलब 3 महीने बाद, सीधी सी बात है। मगर ये आफ्टर डेट का क्या मतलब है ये हम देखेंगे। पे टू श्री राजीव सरकार और ऑर्डर द सम ऑफ 50,000 ओनली वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, ये आपका ऑर्डर करने वाले व्यक्ति का नाम है, रोहिबाद बैनर्जी। ठीक है, ये क्या है? जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया है। और ये श्री एन एन दत्ता गुप्ता, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। श्री रोहिबाद बैनर्जी हैज ऑर्डर श्री एन एन दत्ता गुप्ता टू पे 50,000 टू श्री राजीव सरकार। ठीक है। इफ द ऑर्डर इज एक्सेप्टेबल टू श्री एन एन दत्ता गुप्ता ही विल राइट अक्रॉस द बिल एज फॉलोज, एक्सेप्टेड एन एन दत्ता गुप्ता। चलो यहाँ पे देखना, बिल बनाने वाले व्यक्ति का नाम है रोहिबाद बैनर्जी। ठीक है, ये कौन है? ये है आपका ड्रॉ। ठीक है। और ये जिस व्यक्ति को ऑर्डर दिया गया है जो एक्सेप्ट करेगा आगे चल के, वो हो जाएगा आपका ट्रॉय। और पैसे हमें किसको देने हैं? श्री राजीव सरकार को देने हैं। तो ये राजीव सरकार क्या हो गया? ये हो गया आपका पे। तो ये तीनों पार्टी आपको समझ में आ गई है? पे जिसको पैसे दिए जाएंगे, ड्रॉ जिसने ऑर्डर दिया है, और ड्रॉई जो कि आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या करेगा? ही विल राइट अक्रॉस द बिल एज फॉलोज, एक्सेप्टेड, और फिर अपना नाम लिखेगा, साइन करेगा, डेट डालेगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई बात? अब ये हो गया आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन। अब आप देखिए प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में 3 मंथ्स आफ्टर डेट वी प्रोमिस टू पे मेसर्स ताराचंद एंड कंपनी और ऑर्डर अ सम ऑफ 20,000 रुपीज विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, ये राजपॉल क्या कर रहा है? ये प्रॉमिस कर रहा है। तो ये कौन हो गया? ये हो गया मेकर। और पैसे किसको देने हैं? पैसे देने हैं मेसर्स ताराचंद को। तो मेसर्स ताराचंद क्या हो गया? ये है आपका पे, जिसको पैसे दिए जाएंगे। बस, तो यहाँ पे दो ही पार्टीज हैं, है ना, राज एंड पॉल, और दूसरा है मेसर्स ताराचंद एंड कंपनी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका स्पेसिमेन। ये केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे कि वाकई में होता कैसे है आपका प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी। किस तरीके से डेट ऑफ मैच्योरिटी का कैलकुलेशन होगा क्वेश्चन के अंदर, यदि आपसे पूछा जाएगा
कि बताओ ये जो बिल है ये कब मैच्योर होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो ये वाला बिल है, ये 15 मार्च 2019 आप देख रहे हैं ये बनाया गया है, ठीक है, और ये बोला जाता है ये कितने महीने का बिल है, 3 महीने का बिल है, तो ये मैच्योर कब होगा ये कैसे फाइंड करेंगे। तो ये फाइंड करने के लिए पहले तो आपको बिल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यहां पे क्या लिखा है ये देखना जरूरी है। यहां पे या तो आफ्टर डेट लिखा होगा या तो यहां पे आफ्टर साइट लिखा होगा। क्या लिखा होगा, आफ्टर डेट या फिर आफ्टर साइट। कुछ आफ्टर साइट सुना है क्या आपने। सर वो आफ्टर साइट तो नहीं, एट साइट सुना था लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में आपने एट साइट सुना था, है ना, आफ्टर साइट नहीं सुना था, एट साइट और ऑन डिमांड याद है। उसका मतलब है कि जब भी आप चाहो पैसे मांग सकते हो, जब भी आप बिल दोगे आपको पैसा देना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं बिल एट साइट और बिल ऑन डिमांड। मगर यहां पे मैं जो कह रहा हूं वो कह रहा हूं बिल आफ्टर डेट या फिर आफ्टर साइट, ये दो नए टर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं जब हम डेट ऑफ मैच्योरिटी का कैलकुलेशन करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको यह देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, आफ्टर डेट लिखा है या आफ्टर साइट लिखा है। जब एट साइट लिखा है या ऑन डिमांड लिखा है तो वहां पे आपको टाइम का कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको डेट ऑफ मैच्योरिटी फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कब, जब एट साइट होगा या ऑन डिमांड होगा, वहां पे तो समय की बात ही नहीं आती है ना। समय की बात कब आएगी, जब आफ्टर डेट या आफ्टर साइट शब्द का इस्तेमाल होगा। क्लियर है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, आफ्टर डेट यदि है, यदि आफ्टर डेट है तो हम क्या करेंगे, इफ द बिल इज आफ्टर डेट देन द कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग। अब आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया क्या कह रहे हैं आप। बेटा देखो क्या होता है, मान लो कि आप रहते हो दिल्ली में, मैं रहता हूं मुंबई में, ठीक है, और मैं आपसे उधार में गुड्स खरीदता रहता हूं, ठीक है। मैंने आपसे उधार में गुड्स खरीदे, मैंने आपको ऑर्डर किया, मैंने कहा कि भाई आप मुझे गुड्स भेज दें। आपने 15 मार्च को मुझे गुड्स भेजे, ठीक है, कितने के, 5,000 रुपए के गुड्स भेजे 15 मार्च को, ठीक है। 15 मार्च को जब आप मेरे को गुड्स भेज रहे हैं तो गुड्स के साथ में आप मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी भेज रहे हैं कि भाई आप मुझे ये साइन करके दो, एक्सेप्ट करके दो, ठीक है। आपने बिल कब बनाया, आपने बनाया 15 मार्च को। मेरे पास गुड्स और आपका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो पहुंचे 19 मार्च को, ठीक है। अब 19 मार्च को ही मैंने उस बिल को क्या किया, मैंने उस बिल को एक्सेप्ट किया, लिख दिया उसमें एक्सेप्टेड। और ये 15 मार्च को आपने क्या किया है, बिल ड्रॉ किया है, और आपने क्या किया, मैंने क्या किया, एक्सेप्ट किया और फिर आपको वापस भेज दिया। तो आप देखिए कि यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग 15 मार्च है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 19 मार्च है, दो अलग अलग डेट हो गई। बिल बनाया गया है 2 महीने के लिए, ठीक है। तो अब 2 महीने कब से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, हम कैलकुलेशन क्या 15 मार्च से करेंगे या 19 मार्च से करेंगे, तो इट विल डिपेंड। इट विल डिपेंड कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आफ्टर डेट लिखा है या फिर आफ्टर साइट लिखा है। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। मैं कह रहा हूं कि आप कैलकुलेशन 15 मार्च से करेंगे या 19 मार्च से करेंगे, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आफ्टर डेट लिखा है या आफ्टर साइट लिखा है। देखिए यदि आफ्टर डेट होगा तो कैलकुलेशन यहां से शुरू होगा, और यदि आफ्टर साइट होगा तो कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट होगा। गेटिंग, ठीक है, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आफ्टर साइट मतलब कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सेप्टेंस, और आफ्टर डेट मतलब कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग। तो बेटा ये लिख लो आप, ये दोनों चीजें आप लिख लो, क्योंकि यहां पे गलती कई बार बच्चे करते हैं
केवल ये पढ़ना भूल जाते हैं कि आफ्टर डेट लिखा है कि आफ्टर साइट लिखा है। नोट इट डाउन। हाँ, यदि डेट दोनों सेम है, अब आमने सामने है, तो अब आमने सामने है तो तुरंत आपने बनाया और तुरंत मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वहां पे तो आपकी डेट ऑफ ड्रॉइंग और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सेम है, तो कभी से भी स्टार्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोट इट डाउन। चल, अब एक और ज्ञान की बात करते हैं। मान लो कि मैच्योरिटी डेट किसे कहते हैं, पहले तो ये याद दिला दो आप मुझे। मैच्योरिटी डेट वो डेट होती है जो कि ड्यू डेट में 3 दिन जोड़ने के बाद आती है। ड्यू डेट में 3 दिन जोड़ दो तो क्या आ जाती है, डेट ऑफ मैच्योरिटी। फॉर एग्जांपल 15 जून है हमारी ड्यू डेट। ड्यू डेट समझते हैं ना, टर्म ऑफ बिल जोड़ने के बाद जो आता है दैट इज ड्यू डेट। उसमें फिर हम क्या करते हैं, 3 दिन ग्रेस की जोड़ देते हैं, तो क्या मिल जाता है हमको, डेट ऑफ मैच्योरिटी। बराबर है, तो 15 जून इज द ड्यू डेट, 3 दिन जोड़ देंगे तो 18 जून क्या आ जाएगा, 18 जून क्या आ जाएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो मान लो कि डेट ऑफ मैच्योरिटी पब्लिक हॉलीडे है। पब्लिक हॉलीडे समझते हैं ना, हाँ? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये क्या है, पब्लिक हॉलीडे है, सबको मालूम है पब्लिक हॉलीडे। तो यदि पब्लिक हॉलीडे आता है तो पेमेंट कब की जाएगी, तो पेमेंट एक दिन पहले की जाएगी या एक दिन बाद में की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आपको पब्लिक हॉलीडे पहले से मालूम है, तो वहां पे पेमेंट जो है वो एक दिन पहले की जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। द बिल विल बी पेबल ऑन द प्रिसीडिंग डे। प्रिसीडिंग डे मतलब एक दिन पहले। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द ड्यू डेट इज 2 अक्टूबर, द बिल विल बी पेबल ऑन 1 अक्टूबर। नोट इट डाउन। ज्यादा है तो लेक्चर को पॉज करें और से नोट डाउन करें। चलिए, अब आता है इफ द मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल इज सडन हॉलीडे। सडन मतलब अचानक, अचानक छुट्टी हो जाती है तो क्या होगा बेटा, यदि अचानक छुट्टी हो जाती है तो एक दिन पहले तो हो नहीं सकता। जिस दिन अचानक छुट्टी हुई है उस दिन भी नहीं हो सकता है ना। मान लो कर्फ्यू लग जाता है किसी भी कारण से, तो ये क्या हो गया, सडन हॉलीडे हो गया। तो अब पेमेंट कब होगा, एक दिन बाद। ध्यान रखिएगा, द बिल विल बी पेबल ऑन द फॉलोइंग डे। For example, if the due date is 10th October, the bill will be payable on 11th October. तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन में आपको बोला है कि डेट ऑफ मैच्योरिटी फाइंड करो। आपने फाइंड किया और वहां पे आपने देखा कि आंसर में आया 26 जनवरी। तो 26 जनवरी का आपको याद ही ना हो कि 26 जनवरी जो है वो पब्लिक हॉलीडे, आप आंसर लिख देंगे 26 जनवरी। तो वहां पे आपको अपने इस कॉमन सेंस का और अपने इस सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए आंसर देना है कि भाई 26 जनवरी क्या है, पब्लिक हॉलीडे है, तो इसकी पेमेंट कब होगी, 25 जनवरी को होगी। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखिए 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा, 2 अक्टूबर आएगा, है ना, ये सारी डेट्स मालूम रहती हैं, मगर वहां पे जरूरी भी नहीं है कि जनवरी आए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया होगा फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि 3/1/2020, 3/1/2020 ऐसा लिखा हुआ है मान लीजिए, और 20 डेज का बिल है। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 3/1/2020 और लिखा है 20 डेज आफ्टर डेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 डेज हमने जोड़ा, क्या आ गया, 23/01/2020। 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस और जोड़े जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 26/1/2020। अब क्या होता है, 26 जनवरी तो दिमाग में जल्दी आ जाता है, मगर 26/1 दिमाग में नहीं आता है कि ये पब्लिक हॉलीडे है, और हम आंसर यही लिख के आ जाते हैं।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो 25/1/2020 विल बी द व्हाट डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको इस बात का। चलिए आंसर दीजिए कि प्रोमिसरी नोट क्या है। प्रोमिसरी नोट एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है। ठीक है, आंसर इज बी। इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट कितनी पार्टीज होती हैं? यहाँ पे होती हैं, बोलिए, 2 पार्टीज। ठीक है, कौन कौन सी? मेकर एंड पे। इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देयर हाउ मेनी पार्टीज? देयर आर 3 पार्टीज। कौन कौन सी? ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉ कौन होता है? जो बिल बनाता है। ड्रॉई जो एक्सेप्ट करता है, और पे जिसको पैसे मिलते हैं। द टर्म ऑफ बिल आफ्टर साइट कमेंसेस। आफ्टर साइट में जो हमारा टर्म है वो कब से स्टार्ट होता है? मैंने आपको बताया ना अभी अभी, आप लोगों ने नोट डाउन भी किया है ना, आफ्टर एक्सेप्टेंस से। तो आंसर वुड बी ए, फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। द टर्म ऑफ बिल आफ्टर डेट, आफ्टर डेट का कैलकुलेशन कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग। एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। बताइए एक्सेप्टेंस की जरूरत किस में पड़ती है? प्रोमिसरी नोट में पड़ती है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पड़ती है? प्रोमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, तो एक्सेप्टेंस ऑर्डर में जरूरत पड़ता है ना। हम ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉमिस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और वहां तो सीधे सीधे हम प्रॉमिस करके ही दे रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है बिल में, ना कि प्रोमिसरी नोट में। द वन हु ड्रॉज द बिल, क्या कहते हैं उसे? ड्रॉर। द वन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल बनाया गया है उसे हम कहते हैं ड्रॉई, जो एक्सेप्ट करता है। ड्रॉई मीन्स कौन होता है? डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, ड्रॉई होता है, या फिर एंडोसी होता है। तो ड्रॉई मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है। कौन एक्सेप्ट करता है? डेटर एक्सेप्ट करता है। फाइंड आउट हु कैन ड्रॉ द बिल इफ मिस्टर ए सोल्ड द गुड्स टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने यदि बेचा मिस्टर बी को, तो बिल कौन ड्रॉ करेगा? ऑब्वियस सी बात है, मिस्टर ए ही बिल ड्रॉ करेगा। चूज द करेक्ट वन। बताइए, डेटर ड्रॉज द बिल। क्या डेटर ड्रॉ करेगा बिल? नहीं, डेटर ड्रॉ नहीं करता है, क्रेडिटर ड्रॉ करता है। क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है? नहीं, ये भी गलत है, डेटर एक्सेप्ट करता है। ड्रॉ मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल। क्या ड्रॉ पेमेंट करेगा बिल की? नहीं, ड्रॉ पेमेंट क्यों करेगा? ड्रॉई मेक्स द पेमेंट, हाँ ड्रॉई डेफिनेटली, क्योंकि वही तो एक्सेप्ट कर रहा है, वही तो बोल रहा है कि हाँ मैं पैसे दूंगा, आपके इस ऑर्डर को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं आपको पैसे दूंगा। तो ड्रॉई मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल। आंसर इज डी। फाइंड द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल ऑन Feb 19, 2011, payable 2 months after date. The bill was accepted on 21st Feb. ध्यान देना बेटा अब अच्छे से। फाइंड द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल ऑन Feb 19, 2011, payable 2 months after date लिखा है, ठीक है ना। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 21st Feb। तो आफ्टर डेट है, तो पहले मेरे को बताइए कि कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगा? डेट ऑफ ड्रॉइंग से होगा कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, डेट ऑफ ड्रॉइंग से होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19 टू 2011। ठीक है, कितने महीने? 2 महीने। तो 2 महीने, ये देखिए, ये आपके डेज, MM, YY, OY। ठीक है, तो ये आपको जो दिया हुआ है 2 महीने दिया हुआ है, तो 2 महीने मंथ दिए हैं, तो ये मंथ्स आप जोड़ दीजिए, 2 महीने। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 19/4/2011। अब इसमें 3 दिन आपको और जोड़ने पड़ेंगे, तो दिन तो यहीं पे जोड़ेंगे, ये तो मंथ्स थे, तो 3 दिन हमने और जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 22/04/2011। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये भूलना नहीं है, डेज ऑफ ग्रेस आप नहीं भूलेंगे, डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, तो आंसर इज 22 अप्रैल। चलिए ये बताइए, फाइंड द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल ऑन 31st Jan 2011, पेबल 1 month आफ्टर डेट। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 1st Feb। तो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपको आफ्टर डेट लिखा गया है यहाँ पे, तो 31/01/2011। ठीक है, ये आपका TDMMYY। ठीक है, एक महीने बोल रहा है, तो हम सीधा सीधा 1 महीने यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है,
अब 31 फैब तो होता नहीं है, 31 फैब नहीं होता है, तो क्या होता है, 28 फैब होता है। ठीक है, 28 फैब होगा, सीधे सीधे 1 महीने बाद। अब उसमें क्या करना है, 3 दिन और जोड़ने हैं, तो 3 दिन ये जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो 3 दिन यदि हम जोड़ते हैं, फैब आपका खत्म हो चुका है। अब फैब खत्म हो गया, मार्च स्टार्ट हो गया, तो 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, तो 3/3/2011, 3/3/2011, ये है आपका आंसर। इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये आप एक काम करें कि इसे आप खुद से ट्राई करें, लेक्चर को यहीं पे पॉज करें, ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाएगा। मगर आपको खुद से ट्राई करना है, कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पॉज और फिर खुद से ट्राई कीजिए। अब यदि आप लोगों ने ट्राई कर लिया है तो हम देख लेते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। देखिए, ये आपकी डेट ऑफ ड्राइंग है, ये आपका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, 1 मंथ आफ्टर आफ्टर डेट है बेटा, है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 10/8/10, ये क्या है, आफ्टर डेट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 1 मंथ हमको जोड़ना है ना, आफ्टर डेट है इसलिए मैंने ये लिया है। अब 1 महीना मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये है आपका डेट, मंथ, ईयर, तो मंथ था तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ये हो गया 10/9/10। 3 दिन और जोड़ने पड़ेंगे, तो 3 दिन चलिए मैं और जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, ये हो जाएगा 13/9/10, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। फिर देखते हैं अगला, 2 मंथ्स आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो 1/10/10। ठीक है, 2 महीने कह रहा है, तो मैं 2 महीने यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, 1/12/10। 3 दिन चलिए और जोड़ लेते हैं, 3 दिन जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे आ जाएगा 4/12/10। आप ये जरूर देख लीजिए हमेशा कि कहीं ये पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है। 13/9 मतलब 13 सितंबर नहीं, 4 दिसंबर नहीं। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 45 डेज आफ्टर साइट, यहाँ पे ध्यान देंगे, तो आफ्टर साइट मतलब कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो ये मैं लिख देता हूँ 15/8/10, 45 डेज। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहली बात, आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य होना बहुत जरूरी है। आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। अगर ये नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत होगी। तो अगर नहीं भी मालूम है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जो हाथ है ना, ये मुट्ठी बना लीजिए, ये आपका जनवरी है, ठीक है, 31 डेज है। फेब 28, ये मालूम है आपको, लीप ईयर को छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद मार्च अगेन 31, हाँ, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर आ जाइए अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, ठीक है, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो ये यहाँ पे जो आ रहा है वो 31 है, इधर जो आ रहा है फेब को छोड़ दे तो बाकी सब में 30 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए कि अगस्त देख लो आप, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में कितने दिन हैं, अगस्त में है 31 डेज। तो मेरे को यहाँ पे कितने दिन जोड़ने हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 15, 8 एंड 10। एक सेकेंड, ऊपर की जगह यूज कर ही लेते हैं हम। यहाँ से थोड़ा ले लेता हूँ मैं, जगह ज़्यादा मिल जाएगी हमको। 15,
8 एंड 10। ठीक है, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 45 डेज है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31। हमें कितने दिन जोड़ने हैं, 45 जोड़ने हैं। तो पहले एक काम कीजिए, आप अगस्त को खत्म कीजिए। अगस्त में होते हैं 31, 15 डेज निकल चुके हैं, बाकी बचते हैं 16 दिन। तो ये 16 दिन मैंने जोड़ दिए, 16 दिन जोड़ दिए ताकि अगस्त हो जाए हमारा खत्म। तो 31, 8, 10, ये 16 डेज हमने जोड़ दिए। कितने में से, 45 डेज थे जिसमें से 16 जोड़ दिए, बाकी बचे 29 डेज। अब 29 डेज में और जोड़ता हूं, अगस्त तो आपका हो गया। अब आ जाते हैं हम 29 डेज अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका सितंबर। तो 29 सितंबर 2010। ठीक है, क्या खत्म हो गया, नहीं, 3 दिन और जोड़ने हैं। तो सितंबर में कितने दिन होते हैं, अगस्त में होते हैं 31, तो सितंबर में होंगे कितने, 30। तो मैं एक काम करता हूं, 3 दिन जोड़ने हैं डेज ऑफ ग्रेस, एक दिन आप दे दो तो आपका सितंबर भी खत्म हो जाएगा। और फिर 2 दिन और जोड़ लीजिए, 2 डेज, तो कितना हो जाएगा, 2, बताइए क्या, ये हो जाएगा 2 अक्टूबर। मगर 2 अक्टूबर होता है गांधी जयंती, तो गांधी जयंती होती है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर। ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो 1 अक्टूबर इज द आंसर। उसके बाद आइए 20 डेज आफ्टर डेट, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 13, 1, 10। ठीक है, 13, 1, 10। तो आफ्टर डेट है 20 दिन, मैं यहाँ पे 20 दिन जोड़ दे, सॉरी 20 दिन यहाँ पे। तो देखिए 20 दिन, एक काम करते हैं कि आपको मालूम है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 डेज। 20 डेज तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, 20 डेज कहाँ से जोड़ेंगे। तो 31 डेज होते हैं, मतलब आपको कितने दिन चाहिए, आपको चाहिए 18 दिन इस मंथ को कंप्लीट करने के लिए। तो 18 दिन आपने जोड़े, 31, 1, 2010। और यहाँ पे हमने 2 दिन और जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 और 10। ठीक है, 2, 2, 10। इसमें अब 3 दिन ग्रेस के भी जोड़ने पड़ेंगे, तो 3 दिन और जोड़ लेते हैं, 5, 2, 10। गॉट इट, क्लियर है। तो चलिए एक बार आंसर भी टैली कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, आखिरी में एट साइट है, एट साइट है इसमें, तो एट साइट हो या ऑन डिमांड हो, इसमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, 13, 9 एंड 4, 12, 13, 9 एंड 4, 12। उसके बाद 1, 10 एंड 5, 2, 1, 10 एंड 5, 2, 1, 10 एंड 5, 2। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब एक काम कीजिए, एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, ये आप खुद से ट्राई कीजिए और इसका आंसर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, पॉज कर लें लेक्चर को और नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और सॉल्व करें। ठीक है, हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।